हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। आपने न्यूज पढ़ी होगी अभी कि भारत की जो जीडीपी है वो 23.9% यानी कि नेगेटिव में चली गई है। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉजिक पता होनी चाहिए, ऐसा क्यों हुआ है। इसके पीछे का मैथ आपको समझना चाहिए कि आखिरकार ये जो 23.9% की वैल्यू है ये कैसे निकल के आई। तो वो सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप एक एस्पायरेंट्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो ऐसे लॉजिक आपको पता होने चाहिए जो आपके इंटरव्यू में और आपके एग्जाम में आपकी बहुत मदद करते हैं। तो मूर्ख नहीं बनना है हमें हेडलाइंस पढ़ के, न्यूज की हेडलाइन पढ़ के, पीछे के लॉजिक को जानना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉजिक को जानते हैं। तो करंट न्यूज क्या कहती है? करंट न्यूज कहती है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है, इसने जो करंट फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है हमारा 2020-21 का, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो पहला क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, पहला क्वार्टर कौन सा पीरियड? अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों के जो है आंकड़े जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी किए हैं। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ये मान रहे थे कि इंडिया की जो जीडीपी होगी इस क्वार्टर के लिए 20% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो वैल्यू निकल के आई है इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक की तरफ से वो 23.9% की निकल के आई है, जिसको हम ओवरऑल 24% बोल रहे हैं। ओके, और यहीं पर जो भारत के भूतपूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनका नाम है प्रणब सेन, इनका यह भी मानना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक ने ये डाटा जुटाए हैं ये इम्पेयर्ड है, मतलब कि पूरी तरीके से समायोजित नहीं है, तो पूरे आंकड़े नहीं है। यदि अच्छे से आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा जुटाए जाते तो ये जो वैल्यू आपकी 24% ओवरऑल निकल के आई है ये थोड़ा इंक्रीज भी हो सकती है। यानी कि हम इसको आप कह सकते हो कि यदि आंकड़े अच्छे सही तरीके और समयोजित तरीके से जुटाते तो ये आंकड़े थोड़े और बढ़ सकते थे। 24 की बजाय 25% आ सकता था, ओवरऑल 26% आ सकता था। और ऐसा किनका कहना है? भूतपूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है प्रणब सिंह। अब हम समझते हैं इसके पीछे का मैथ कि ये वैल्यू 23.9% जो पहले क्वार्टर में डिक्रीज हुई है ये कहां से निकल के आई है। इसके लिए आपको सबसे पहले जीडीपी को समझना होगा। देखिए जीडीपी में आपको सिंपल सा बताता हूं, एक चार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा और इस पूरी न्यूज का लॉजिक आपके माइंड में बैठ जाएगा। आप जानते हैं जीडीपी, और जीडीपी क्या होता है आप सभी जानते हैं, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब कि किसी भी किसी भी देश में जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू को क्या बोला जाता है? जीडीपी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आपको एक इक्वेशन दिख रही है कि जो जीडीपी है वो बराबर है इसके। अब अगर आपने ये इक्वेशन समझ ली तो आप सीधा 23.9% जो कॉन्ट्रैक्शन आया है उसके पीछे का मैथ आसानी से समझ पाओगे। सो जीडीपी क्या होती है? दरअसल हमारे देश की मैं बात करूं, 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जो जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिनको जोड़ के ओवरऑल पूरी कंट्री की जीडीपी बनती है। तो ऐसे में यहां पे जो सबसे पहले सी लिया गया है, सी क्या है? सी है हम कंज्यूमर, ठीक है। जो गुड्स हम खरीद के लेके आते हैं, जो सामान हम पैसा देके खरीद के लेके आते हैं, उसका कंजम्पशन हम करते हैं। ओके, तो ये सी को डोनेट करता है। अब यहां पे इसके पीछे का मैथ समझिए। यदि मैं सी की बात करूं तो जो सी है आपका वो है कंजम्पशन डिमांड, ठीक है। तो कंजम्पशन डिमांड कितनी थी? यदि हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया की जीडीपी में कंजम्पशन डिमांड की जो कंट्रीब्यूशन है वो 56.4% है, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, सी। अब हम समझते हैं दूसरा, यहां पे इंडिकेटर लिखा हुआ है आई। अब दूसरी जीडीपी यहां आई कैसे जो है आपकी जनरेट हो सकती है? वो हो सकती है जो हमारे यहां पे प्राइवेट बिजनेस है हमारी कंट्री के अंदर, वो भी तो इनकम जनरेट करते हैं ना। तो उनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाती है, ठीक है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं यहां पे आई से, ठीक है। आई इज डिमांड जनरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। और ओवरऑल भारत की जीडीपी की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में कितना है? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का 32%। कितना है? 32%। अब थर्ड इंडिकेटर है हमारा जी। जी हमारा क्या इंडिकेट करता है?
जी हमारा, यदि मैं ओवरऑल बात करूं, जी हमारा इंडिकेट करता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, ठीक है। सो जी है आपका डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जनरेटेड बाय गवर्नमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। यदि ओवरऑल जीडीपी की बात करें सो इसकी वैल्यू भारत की जीडीपी में कितनी है, 11% की है। ये चीज क्लियर हो गई। चौथा यहां पे आपको जो इंडिकेटर दिख रहा है वो है आपका NX। अब NX क्या है, NX है आपका नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं हमारी कंट्री क्या करती है, एक्सपोर्ट भी करती है इंपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम माल क्या करते हैं, जो है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं। सो हमें क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। ये चीज क्लियर हुआ, तो ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। और इंपोर्ट क्या होता है आपका, कि हम दूसरी कंट्री से सामान मंगवा रहे हैं, ओके, और अपनी कंट्री से पैसा दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं। अब हमारी जीडीपी के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन अच्छी हो सकती है, कंडीशन तो एक ही अच्छी हो सकती है ना, कि यदि भारत का एक्सपोर्ट ज्यादा वैल्यू का हो और भारत का इंपोर्ट कम इकोनॉमिक वैल्यू का हो, तब जो इसका डिफरेंस आएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वो भारत की जीडीपी के लिए क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, बहुत ही कारगर होगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो लेकिन अभी प्रेजेंट का सिनेरियो क्या है कि भारत की जो इंपोर्ट की इकोनॉमिक वैल्यू है वो एक्सपोर्ट की इकोनॉमिक वैल्यू से ज्यादा है, तो इसलिए इसका असर किस पे पड़ता है, भारत की जीडीपी पे पड़ता है। इसलिए हम इसको किससे डोनेट कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को NX से, ठीक है। अब यहां पे आपको ये पूरी इक्वेशन समझ में आ गई, ओके। चलिए अब यहां पे जो नीचे ये ग्राफ लिखा है इस पे आ जाइए। ये ग्राफ है आपका जो हमारा Q1 था फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का, अप्रैल मई और जून पीरियड का। अब एक बात बताइए, आपने ये सुना कि इकोनॉमिक वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी देश में प्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है, वो जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। अब मेरे को एक बात बताइए, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में क्या था हमारी कंट्री में, लॉकडाउन था। यदि लॉकडाउन था, आप जानते हैं स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक गतिविधियां थी, जो आपकी दुकानें थी, बिजनेस थी, वो क्या थे, बंद हो गए थे। अब जब बंद ही हो गए थे तो वो बताइए इनकम तो नहीं जनरेट कर सकते ना, इकोनॉमिक वैल्यू कहां से जनरेट होगी जब वो सर्विसेज ही नहीं दे रहे। और ऐसे में दूसरा एक चीज और समझिए, जो आप कंज्यूमर है, हम कंज्यूमर है, हम चीजें कंज्यूम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा ही है ना जीडीपी में, आप देख सकते हो 56.4% का। अब एक बात बताइए, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के पास पैसा ही नहीं था, क्योंकि इनकम का सोर्स क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोगों ने जो कंजम्पशन किया अपनी तरफ से, यानी कि जो लोगों ने पैसा खर्चा, तो वो कम खर्चा होगा, जाहिर सी बात है इस 3 पीरियड में। ये चीज क्लियर। तो अब पहले सी पॉइंट को समझिए आप। तो यहां पे पिछले साल का जो आपका फाइनेंशियल ईयर था, ठीक है, और अब का जो है उसकी हम आंक रहे हैं, ठीक है, क्वार्टर के हिसाब से उसके। अब देखिए एक्सपेंडिचर जो इंडिविजुअल कंजम्पशन यानी कि सी की यहां पे बात हो रही है। सो Q1 फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना था आपका, 19,92,967 करोड़ रुपए। ये Q1 का है पिछले साल का। और इस साल की यदि हम बात करें तो ये अमाउंट कितना है, 14,61,164 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या कि लोगों ने अप्रैल मई जून के महीने में कितने कम रुपए खर्चा किया पिछले साल के मुकाबले, तो ये किया 5,31,803 करोड़ रुपए। इसलिए जो एक्सपेंडिचर बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर है, तो यदि हम उसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। तो इसीलिए नेगेटिव वैल्यू कितनी आई, -27। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट बिजनेस, जिसको हमने आई से डिनोट किया है, ये हमारा सेकंड इंडिकेटर है। सो पिछले साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसकी वैल्यू थी 11,32,195 करोड़ रुपए का प्राइवेट बिजनेस हुआ था। लेकिन अब अप्रैल मई जून के महीने में तो पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो ऐसे में इकोनॉमिक जो ये इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट बिजनेस के द्वारा कहां से किया जाएगा, क्योंकि धंधा ही नहीं चल रहा। तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है ये कम होगी ही इस पीरियड की। तो इसलिए ये वैल्यू कितनी हुई, 5,99,192
92 करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है डिक्रीज हुई है तो परसेंटेज ऑफ चेंज भी हमारा नेगेटिव में आएगा। तो इसीलिए जो प्राइवेट बिजनेस का एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट हुई वो 5,33,003 करोड़ रुपए हुई, जो कि माइनस में है। इसलिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन कितनी हुई, -47% की। अब एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट देखिए, अब यहां पे एक चीज समझिए, कंजम्पशन हमारी किस में हुई, -27%, और जो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट बिजनेस में हुई वो हुई 47%, दोनों क्या है, माइनस में। अब पिछले साल की हम बात करते हैं। पिछले साल में सरकार का जो एक्सपेंडिचर हुआ 4,18,249 करोड़ रुपए हुआ। लेकिन अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर है उसकी बात करें, क्योंकि अब प्राइवेट बिजनेस हैं जितने भी, ठीक है, हमारी जितने एग्रीकल्चर और होटल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सभी में क्या हो रहा है, धंधे ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट को इनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा ना, तभी तो क्या होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी, जॉब जनरेट होगी, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। यदि सरकार पैसा खर्चती है तो रिवाइवल प्लान के लिए सरकार को पैसा चाहिए। तो ऐसे में जो सरकार ने पैसा अप्रैल मई जून पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में खर्चा था और अब की बार जो पैसा खर्चा है वो है आपका 4,86,636 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले मुकाबले सरकार को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार ने 68,387 करोड़ रुपए खर्च किए और इसकी जो वैल्यू आपको आई है वो आई है 16% प्लस में आई है, क्योंकि सरकार ने ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। अब हम बात करते हैं नेट डिमांड फॉर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब चूंकि मैं आपको ओवरऑल कंडीशन हमारे देश की बता रहा था, जब सब कुछ सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बढ़िया से पिछले फाइनेंशियल ईयर में चल रही थी, तो पहले अप्रैल मई जून में मैं आपको बता रहा था कि भारत की क्या कंडीशन है प्रेजेंट में, कि भारत का जो एक्सपोर्ट की इकोनॉमिक वैल्यू है वो इंपोर्ट की इकोनॉमिक वैल्यू से कम है। सो इसीलिए जो पिछले साल का डाटा यहाँ पे आपको दिखा रखा है, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के Q1 का, वो आपको -1,17,242 करोड़ रुपए दिखा रखा है। अब हम फाइनेंशियल ईयर 2021 के पहले क्वार्टर की बात करें तो ये आंकड़ा आपका प्लस में है। अब प्लस में क्यों है, प्लस में वो इसलिए है भाई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद पड़े थे, पोर्ट हमारे बंद पड़े थे, तो ऐसे में इंपोर्ट कैसे करते हैं हम, और इंपोर्ट तो करता कौन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट बिजनेस है, वही तो इंपोर्ट करते हैं। अब उनका धंधा ही नहीं चल रहा तो इंपोर्ट क्या करेंगे। तो ऐसे में भारत ने जो एक्सपोर्ट किया वो कुछ एसेंशियल्स गुड्स ही भारत ने एक्सपोर्ट की। तो ऐसे में भारत का जो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो निकल के आया, वो यहाँ पे आप वैल्यू प्लस में देख सकते हैं। तो इसलिए क्या वैल्यू प्लस में दिखाई जा रही है। जो डिफरेंस आया वो आया आपका 1,92,917 करोड़ रुपए का, और इसके यदि हम परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में 165% आता है, जो कि प्लस में। ठीक है, अब हम इसका टोटल डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं। टोटल डिस्क्रिपेंसी मतलब कि टोटल सारा यदि हम निकालें पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर को इस साल के फाइनेंशियल ईयर का, तो हम क्या करेंगे, ये जो रुपया है पिछले साल का इसको जोड़ देंगे और अभी करंट के जो फाइनेंशियल ईयर का Q1 है उसका रुपया जोड़ देंगे। तो दोनों का ये जो डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो, ये इसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू है, इन दोनों का यदि आप डिफरेंस लेते हो तो हमारे पास 8,45,711 करोड़ रुपए की अमाउंट निकल के आती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि अप्रैल मई जून का जो ये पीरियड था, Q1 था, इसमें जो नुकसान हुआ है सरकार को या हमारी जीडीपी को, वो 8,45,711 करोड़ रुपए का हुआ है। और इसीलिए इसके परसेंटेज वैल्यू यदि हम निकालते हैं पिछले ईयर के क्वार्टर के हिसाब से, तो वो आपकी 23.9% वैल्यू निकल के आती है। लगभग आप इसको 24% बोल सकते हैं। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना कि इसके पीछे का मैथ क्या है। अब एक चीज समझिए, अब इसके इंपैक्ट देखिए, मैंने आपको बताया, अब यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे एक चीज ग्राफ में देखिए, जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, सरकार जो है कंज्यूमर को फोर्स तो नहीं कर सकती ना कि आप मार्केट में जाइए और ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कीजिए और इकोनॉमिक जो है जीडीपी को जनरेट करिए, तो ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती थी। दूसरा, प्राइवेट बिजनेस ही आपके ठप पड़े थे, तो ऐसे में प्राइवेट बिजनेसों का धंधा नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अपने धंधे में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी। तो इसलिए ये जो दोनों आपके इंडिकेटर हैं ये आपके माइनस में है। अब ये जो ओवरऑल वैल्यू आई है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इस ओवरऑल वैल्यू को समझिए, स्टार्ट के जरिए समझिए। यदि हम ये जो सरकार का 16% आया है पॉजिटिव में, ठीक है, यदि हम इसको बढ़ा दें,
मान लीजिए 20% हो जाए, 30% हो जाए, तो ऐसे में जो ओवरऑल परसेंटेज निकल के आएगा आपकी जीडीपी का, उसका कॉन्ट्रैक्शन फिर आप बताइए 24% से तो कम ही आएगा ना। ये बात तो क्लियर है, क्लियर आपको। सो यदि सरकार अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ाती है और ज्यादा बढ़ाती है, ठीक है, तो ये वैल्यू कम की जा सकती थी, लेकिन सरकार ने अपनी कितने रुपए बढ़ाए इस वैल्यू को, सिर्फ 68,387 करोड़ रुपए, और ओवरऑल जो नुकसान हुआ है वो 8,45,711 करोड़ रुपए का है। सो अब एक बात बताइए, सरकार के द्वारा खर्च किया गया 68,387 करोड़ रुपए जो 8,45,711 करोड़ रुपए के नुकसान को कैसे कंपनसेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए यह माना जा रहा है कि अब भारत सरकार को यदि इस स्थिति से उभरना है तो उसको क्या करना होगा, उसको रिवाइवल प्लान्स लेके आने होंगे हर एक सेक्टर के लिए, हर एक सेक्टर में उसको खर्च करना पड़ेगा, ताकि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसको इस फाइनेंशियल ईयर में कवर अप किया जा सके। ये बात आपको समझ में आ गई, पूरे इसके पीछे की मैथ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको 4 इंजन बताए, ठीक है, कंज्यूमर, प्राइवेट बिजनेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और आपका नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब इन 4 इंजन में से 3 इंजन तो ऐसे हैं जिनको हम लॉकडाउन पीरियड के दौरान बढ़ा नहीं सकते थे, ठीक है। तो ऐसे में एक इंजन था, वो था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। सो यदि अब क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, यदि अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है, जैसे रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, सैलरीज देती है, या फिर डायरेक्ट मनी देती है कंपनसेशन के लिए, तो ऐसे में इकोनॉमी को जो है थोड़े अंतराल के बाद रिवाइव किया जा सकता है। अब एक बात और देखिए, इतने जो Q1 का आपकी इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ, अब बताइए सरकार के पास पैसा कहां से आता है, जब इकोनॉमिक गतिविधियां चल रही होती हैं तो लेन देन होता है, तो टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है। अब चूंकि सरकार के पास भी पैसा कम है, तो अब क्या होगा, अब यह होगा कि सरकार क्या करेगी, कम पैसा खर्च करेगी, ठीक है। अगर सरकार कम पैसा खर्च करेगी तो इस कंपनसेशन को, इसको कवर अप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब सरकार, आप कह रहे हो कि सरकार क्या है, फिर बाहर से लोन ले ले। यदि आप भारत की थोड़ा सा ये पिछले 5-6 सालों की देखो आप हिस्ट्री, तो आप देखोगे भारत सरकार काफी सारा लोन पहले से ही ले रही है इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब वो भी नहीं ले सकती क्योंकि और खर्च बढ़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर। तो इसीलिए ये जो माना जा रहा है कि ये जो कंपनसेशन है इसको थोड़ा सा उभरने में, भारत को रिकवरी करने में, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो, कैसा आपको ये वीडियो लगा मेरे को जरूर बताइएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।